आज जनतंत्र संवाद की परिचर्चा का 27वां दौर है। आज का विषय है अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और उनके असर आसपास के देशों पर भी और भारत पर भी। आज के वक्ता हैं रामशरण जी और फैसल अनुराग। अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से हट गई है और तालिबान आक्रामक होकर पूरे अफगानिस्तान को कब्जा करने की ओर अग्रसर है। इस स्थिति में तालिबान का कब्जा होने की ज्यादा संभावना है। उस स्थिति में आसपास के देश, अमेरिका के सहित आसपास के देश, चीन, रूस और अन्य देश भी सक्रिय हैं, समूह बना के अलग अलग तरीके से। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने पर क्या क्या असर होंगे, अफगानिस्तान पर, भारत पर, अन्य जगहों पर, मानवाधिकार के संदर्भ में, इन सारे संदर्भों में अपनी बात ये दो वक्ता रखेंगे। और सबसे पहले हम रामशरण जी को आमंत्रित करते हैं कि वो अपनी बात रखें और उसके बाद फैसल अनुराग जी अपनी बात रखेंगे। रामशरण जी। जो अफगानिस्तान है यह भारत का एक तरह से कहा जाए कि प्रवेश द्वार है। भारत में आने वाले अधिकांश लोग जो समुद्र के रास्ते से नहीं आते हैं वो प्रायः अफगानिस्तान ही होकर के आते हैं। लेकिन अफगानिस्तान भारत का हिस्सा बहुत कम समय तक रहा है। यह मूलतः एक बफर स्टेट के तौर पर रहा है और वो एक पहाड़ी इलाका है जहाँ की वनस्पति कम होती है, जीवन बहुत कठिन है, ठंडा मौसम है। उसकी तुलना हम एक तरह से नेपाल से कर सकते हैं, जहाँ के लोग बहुत जीवट के और बहुत बहादुर होते हैं और जिद्दी भी होते हैं। अच्छाई या बुराई के लिए जो जिद कर लेते हैं उससे उनको हटाना मुश्किल होता है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे आजादी के आंदोलन के वरिष्ठ नेता खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो कि उस बिरादरी से आने के बावजूद जिन्होंने अहिंसक नेतृत्व करके दिखाया और अंग्रेजों की गोलियों के सामने भी जिनकी फौज डटी रहती थी, इतने वो अहिंसक थे जिसकी कल्पना आम भारतीय नहीं कर पाते। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में भी आजादी के बाद लंबे समय तक उनको जेलों में रहना पड़ा। उनकी बातों को लोगों ने नहीं समझा, नहीं तो आज अफगानिस्तान की इतनी दुर्गति नहीं हुई होती। अफगानिस्तान भारत आने का ही नहीं, चीन से लेके यूरोप तक को जोड़ने वाला जो प्रमुख रेशम मार्ग था उसका भी वो रास्ता था। जो चंगेज खां मंगोल और तैमूर लंग आदि के आने का रास्ता, या कहा जाता है कि जो आर्य पश्चिम से आए कश्यप सागर के आसपास से, मध्य एशिया से, तो वो भी अफगानिस्तान होकर के ही आए रहे होंगे। ईरानी सभ्यता का भी प्रवेश इधर से रहा होगा। तो ये एक तरह से अफगानिस्तान एक चौराहे की तरह रहा। चारों तरफ से लोग आते जाते रहे, लेकिन उन्होंने अपने अस्तित्व को बचा के रखा और लड़ाकू जीवन जिया। वर्तमान अफगानिस्तान को कब्जा करने की कोशिश अंग्रेजों ने भी की थी और बहुत संघर्ष किया था, लेकिन अंततः अफगानिस्तान से उसको समझौता करना पड़ा। अफगानिस्तान आजाद देश बना रहा। इसीलिए जब नेताजी ने भारत से पलायन किया तो पश्चिम जाने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान का ही रास्ता चुना था। अफगानिस्तान एक गरीब मुल्क रहा, लेकिन लड़ाकू रहा और उस कठिनाई में भी जिंदगी जीना और लंबा ये करना उनका ये रहा। लेकिन इसका जो नया इतिहास शुरू होता है
सोवियत संघ के बनने के बाद अफगानिस्तान के उत्तर में ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और दूसरे देश हैं जो कि पहले सोवियत संघ का हिस्सा रहा करते थे। अफगानिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन सोवियत संघ के प्रभाव में था। वहां की जो सरकार थी उसको सोवियत संघ से काफी मदद मिलती थी और वहां पर सोवियत शासन लागू होता था। लेकिन वो एक तरह से वो जो धार्मिक प्रवृत्ति का उतना वो समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि साम्यवादी लोग थे। तो जो कट्टर जो इस्लामिक दृष्टिकोण वालों को वो पसंद सरकार नहीं थी। ये जो इसकी कहानी शुरू होती है नए इसकी, जब वियतनाम की लड़ाई चल रही थी तो अमेरिका को रूस और चीन ने मिलकर के वहां पर मात दे दी और अमेरिका को वहां से भागना पड़ा। तो ये अलग बात है कि आज वियतनाम अमेरिका के ज्यादा नजदीक है बजाय चीन और रूस के, लेकिन उस समय जो से एक बहुत बड़ी हार हुई थी और उसको बहुत अपमान के तौर पर देखा गया था। बहुत विध्वंस झेलना पड़ा था वो फिर भी। तो यहाँ पर आजादी के बाद से ही भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई थी नेहरू जी के नेतृत्व में, और रूस और अमेरिका दोनों से दोस्ती करनी चाहती थी। यही एक हैसियत थे जो कि कैनेडी और क्रुश्चेव दोनों को एक जगह ला सकते थे। लेकिन भारत का झुकाव रूस की ओर थोड़ा ज्यादा रहा। ये जब चीन ने हमला किया तो भारत को अमेरिका की ओर झुकना पड़ा और अमेरिका से सहायता लेनी पड़ी थी। तो उसके बाद से ही 1962 के बाद से हमारी तटस्थता की नीति कमजोर पड़ गई। जो अफगानिस्तान जो था वो पाकिस्तान के बाद पड़ता है। तो पाकिस्तान शुरू से अमेरिका के निकट रहा और अमेरिका उसकी हर तरह से मदद करता रहा। चीन की तो कोई हैसियत नहीं थी उसमें पाकिस्तान को मदद करने की। तो अमेरिका ने देखा कि हमको सोवियत संघ को मात देनी है, तो अफगानिस्तान चूंकि सोवियत संघ के ठीक नीचे में था तो वहां से उसको भगाया जाए। इसके लिए उसने जो है जो अफगान लोग पाकिस्तान में रहते थे उनको मदरसों में ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो वो जो मदरसों में जो छात्र थे जिसको कि तालिबान कहा जाता है, ये उनको लंबी ट्रेनिंग दी गई, कट्टरता की भी और हथियारों की भी, क्रूरता की भी। और इसमें ओसामा बिन लादेन का भी सहयोग मिला। पाकिस्तान में जब जियाउल हक राष्ट्रपति थे तो उन्होंने इसको सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया। हालांकि वो अमेरिका चाहता था कि इसका उपयोग अफगानिस्तान में हो, लेकिन जियाउल हक इसका उपयोग कश्मीर में भी करना चाहते थे और अमेरिका को इसकी बहुत ज्यादा चिंता भी नहीं थी। लेकिन उसका मूल उद्देश्य था कि अफगानिस्तान में हो हमारा कब्जा। और बाद में अफगानिस्तान के अंदर में भी छोटे छोटे कबीले, गुलबुद्दीन हिकमत यार और ऐसे कई कबीले थे। उसमें वहां की जो आबादी है वो भी कई हिस्सों में बटी हुई है।
जिसमें कि हजारा भी हैं जिनको कि लोग मुसलमान ही नहीं मानते हैं। दूसरा कि ताजिकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक का जो उत्तरी इलाका है वहाँ ताजिक लोग बहुत रहते हैं, वो भी एक बड़ी संख्या है। तो जैसे कि हिंदुस्तान में मुसलमान जिस अनुपात में, उसी अनुपात में वहाँ ताजिक लोग हैं। इसके अलावा भी और भी कई छोटे मोटे समुदाय हैं। तो ये लोग का अपना अपना कबीला था और अपना अपना राज चलता था। और सोवियत संघ की सरकार समर्थित जो सरकार थी उससे उनका बहुत अच्छा रिश्ता नहीं था। लेकिन जब तालिबान ट्रेंड हो गए और ओसामा बिन लादेन का भी समर्थन मिलने लगा और अमेरिका से पूरा हथियार आदि मिला, तब इन लोगों ने अफगानिस्तान पर हमला किया और सोवियत संघ को वहां से भागना पड़ा। सोवियत संघ को आने के बाद वो अड्डा जो था सो आतंकवादियों का मुख्य अड्डा बन गया। और ये देखिए, ये लोग जो थे आतंकवादी थे, इनका रुख जो मूल केंद्र था इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में, इन लोगों ने कोई रुचि नहीं ली। इनकी रुचि ज्यादा सोवियत संघ से लड़ने में, भारत से लड़ने में रही। और रिश्ता कब खराब हुआ, जबकि ओसामा बिन लादेन के इशारे पर अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया और हजारों लोग मारे गए। तब अमेरिका को बाध्य होकर के ओसामा बिन लादेन और इन लोगों पर हमला करना पड़ा। इसके पहले तालिबान का शासन अफगानिस्तान में कायम हो चुका था और उसके भारत से रिश्ते अच्छे नहीं थे। यहाँ तक कि भारत का एक हवाई जहाज भी किडनैप करके अफगानिस्तान के हवाई अड्डे पर ले जाया गया था और उसमें फिर वो बड़ी मुश्किल से उसकी वापसी हुई, कुछ लोग मारे भी गए। तो जब अमेरिका पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो अमेरिका ने को जवाब देना जरूरी हो गया। हालांकि अमेरिका ने पहले अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया, उसने पहले इराक पर हमला किया। ये बहाना बनाया कि जो आतंकवादी हैं इनको इराक समर्थन दे रहा है, जबकि वो वास्तविकता नहीं थी। ये बाद में प्रमाणित हो गया। और उसके बाद जो है अफगानिस्तान पर हमला किया गया। बाद में जो है सो वहां पर से तालिबान की सेना को हारना पड़ा, भागना पड़ा और उसमें कई देशों के सेना ने मिलकर के वहां पर एक अपनी सरकार कायम की। रामचंद्र जी, 5-6 मिनट बाकी है आपका। इसका से करेंट पर भी आप फोकस कीजिए। वो आप देखिए 5-7 मिनट ही पहले दौर का बाकी है, इसका से उस पर फोकस कीजिए। ठीक। तो अभी क्या हुआ है कि अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से तो हटा दिया लेकिन खत्म नहीं कर सके, क्योंकि अमेरिका के कई दोस्त, जिसमें कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान और इसके अलावे जो कुछ अरब देश हैं, उनसे मदद मिलती रही है। इसके अलावे अफगानिस्तान में ये लोग गांजे की, अफीम की खेती बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं, जिससे कि पैसा मिलता है और विदेशों से पैसा मिलता है, चंदा मिलता है। तो उसके बल पर इन लोगों के पास काफी हथियार रखते हैं और लड़ना ही इनका एकमात्र काम है। तो इनका मुकाबला करना अमेरिका को भारी पड़ता रहा। अंत में जाकर के ट्रंप ने निर्णय लिया कि हम अपनी सेना को यहाँ से हटा लेंगे, लेकिन उसने ट्रंप दिखावा करते रहे मोदी से कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने भारत को अंधेरे में रखा और भारत को प्रोत्साहित किया
कि आप अफगानिस्तान में खूब पैसा लगाइए, सड़क बनाइए और सब कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो उसके विकास में भारत ने काफी मदद की और अप्रत्यक्ष रूप से सेना को भी थोड़ी बहुत मदद की। लेकिन अमेरिका ने जितनी मदद करनी चाहिए थी सैनिक तौर पर, उतना अफगानिस्तान की सेनाओं को मदद नहीं किया, और उसकी भीतर से दोस्ती बनी रही तालिबान से अप्रत्यक्ष रूप से। और अब जो है सो उसने तय कर लिए, ट्रंप ने तय कर लिया कि हम लोग 9/11 यानी 11 सितंबर को हम अपनी पूरी सेना को वहां से वापस कर लेंगे। जो बिडेन की सरकार आई है, इसने भी तय कर लिया है कि हम अपनी सेना को वहां से वापस बुला लेंगे। अब ये सेना वापस चली जाती है तो अफगानिस्तान की सेना इतनी मजबूत नहीं बनी है कि वो उसका मुकाबला कर सके। हालांकि अब बाद अभी कहना मुश्किल है कि स्थिति क्या हो गई। हो सकता है कि रूस या चीन या अन्य देश मदद करें तो उसको रोका जा सके, क्योंकि सब लोग डरे हुए। अफगानिस्तान के दक्षिण में ईरान है जो कि शिया देश है, और उसके सऊदी अरब अन्य देशों से अच्छे रिश्ते नहीं हैं। तो पाकिस्तान से भी उसके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। वो डरा हुआ है कि तालिबान आएगा तो फिर हमारे देश में ये उत्पात कर सकता है। भारत डरा हुआ है कि अफगानिस्तान का एक हिस्सा कश्मीर के उत्तरी छोर से मिलता है, तो यहाँ पर तालिबान आएंगे तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान को भी खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पश्चिमी हिस्सा है, जो कि अफगानिस्तान का ही एक हिस्सा पहले था एक तरह से, तो वो हिस्सा भी कल पाकिस्तान से अलग होकर के अफगानिस्तान में न मिल जाए, ये खतरा है। उधर रूस को डर है कि चेचेनिया और सब देशों में, या मध्य एशिया के जो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस सब में जो है सो इस्लामिक उग्रवाद बढ़ेगा। चीन को भी जो उसका प्रांत है जहाँ की मुस्लिम बहुल शिनजियांग प्रांत है, वहां पर उसको खतरा है। अब इसमें अभी तक की जो स्थिति है, इसमें पाकिस्तान का बड़ा सबसे भारी है, क्योंकि ये लोग मुख्य रूप से पाकिस्तान से प्रशिक्षित हैं, पाकिस्तान से इनको मदद मिलती रही है। अभी एक समाचार ये आया था कि जिसमें तो तालिबानों ने अभी हमला शुरू किया तो 10,000 तालिबान पाकिस्तान से अफगानिस्तान में गए। यदि नहीं भी गए होंगे तो भी हर तरह की मदद मिलती रही है सेना से और सबसे। अफगानिस्तान की सरकार ने दावा किया कि पाकिस्तान के हवाई जहाजों ने भी उनकी मदद की, और ईरान अफगानिस्तान के हवाई जहाजों को धमकी दी। तो इस तरह से अभी सबसे बड़ा भारी है, और भारत डरा हुआ है। भारत एक और कोशिश कर रहा है कि तालिबान से हम दोस्ती भी रखें, और लेकिन जानता है कि उसकी सबसे अच्छी स्थिति होगी कि यदि वर्तमान सरकार बनी रहे। तो भारत बहुत उलझन में है, और अभी ये एक बड़ा खतरा है कि यदि वहां पर तालिबान सत्ता में आ जाते हैं, 2 मिनट में कंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो ताजिक बिरादरी हैं, जो हजरा बिरादरी हैं, हजरा बिरादरी के लोगों को लोग जहां देखते हैं तालिबान वाले उसको गोली मार देते हैं बिना किसी कारण के, चूंकि हजरा है इसलिए उसको मार देते हैं। तो ये, और हम लोग को एक शक ये हो रहा है कि ट्रंप ने तालिबान से भीतर से समझौता कर लिया है, भारत से धोखा किया है, और वो चाहता है कि तालिबान का उपयोग हम चीन के और रूस के खिलाफ करें, ऐसी आशंका है। तो और भी काफी आगे तक जा सकती हैं। ये इसका असर जो है सो मध्य एशिया के विकास से भी हो सकता है, क्योंकि जो मार्ग ईरान से अफगानिस्तान होकर के जाने का था भारत का, वो रास्ता भी अवरुद्ध हो गया है। धन्यवाद। जो बातें आई जिसमें अतीत की बातें थोड़ी ज्यादा थी और वर्तमान की बातें आई। अब फैसल अनुराग अपनी बात रखें। फैसल अनुराग। 3 बातों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। पहली बात कि पूरे अगर 200 साल का इतिहास देखा जाए अफगानिस्तान का,
तो उसमें अफगानिस्तानी जनता की क्या भूमिका है और उसकी बातें कौन सुनता है या कौन नहीं सुनता है। आज यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि अफगानिस्तान के भविष्य का निर्णय अफगानी जनता करेगी, जो उनका आत्मनिर्णय का अधिकार है, या फिर से विश्व की ताकतें करेंगी, या जो अफगानिस्तान में हथियारबंद लोग हैं वो करेंगे। पहला सवाल मेरे दिमाग में अफगानिस्तान के वर्तमान संकट को लेकर ये। दूसरा सवाल है कि क्या अमेरिका सचमुच अपनी भूमिका से है या उसकी कोई नई चाल है पूरे दक्षिण एशिया और सेंट्रल एशिया में के संसाधनों पर कब्जा करने का। एक नजरिया इसको देखना जरूरी। तीसरी चीज कि मैं थोड़ा असहमत रहूंगा कि अफगानिस्तान के पिछले 300 साल का इतिहास बताता है कि भारत का वो कभी हिस्सा नहीं था और भारत की वहाँ एक दोस्ताना भूमिका थी, जैसे कि उस समय तक भारत का की सीमा जो थी वो पाकिस्तान जो बन गया है उससे जुड़ती थी। तो उस संदर्भ में भारत की भूमिका खासतौर पर जब अब्दुल करजई, ये हमीद करजई का शासन आया था तब से थोड़ी बढ़ी थी, लेकिन बीच में तालिबान के आने से फिर वो ठप हो गई थी। इन सारी चीजों में नहीं पढ़कर अफगानिस्तान के 3 ट्रेंड को मैं देखना चाहूंगा। एक, जब वहां राजशाही थी और जब वहां लोकल मोनार्क जहां तहां शासन कर रहे थे, वो एक दौर 1700 से लेकर अगर हम देखेंगे तो 1973 तक ये दौर चलता रहा है, जब जाहिर शाह के शासन को वहां अपदस्थ करके वहां एक पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, नहीं सॉरी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी जिसने एक रिवॉल्यूशन किया और उसने अफगानिस्तान को आगे ले जाने का प्रयास किया। तब अमेरिका की चिंता बढ़ी, क्योंकि अफगानिस्तान में जो संपत्ति थी उसके निजीकरण की प्रक्रिया को खत्म करने की शुरुआत अब्दुल कादिर, नूर मोहम्मद तराकी, हफीजुल्लाह अमीन और बरबक करमाल के जमाने से शुरू हुई थी। यह एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, इसको हमको बहुत गहराई से देखना चाहिए था। सोवियत संघ बरबक करमाल के निमंत्रण पर आई थी, क्योंकि तब तक अमेरिका यह षड्यंत्र को खत्म कर रहा था। और एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि वो समय था जब सोवियत संघ खुद में कमजोर हो रहा था और 1990 में उसका पतन हुआ। तालिबान पहली बार सत्ता में 1996 में आया। 1992 में नजीबुल्लाह की हत्या होती है, जो अंतिम वहां के रूस समर्थक शासक थे। 4 साल तक वहां 4 इंडिपेंडेंट लोगों ने शासन किया और बाद में तालिबान ने उनको अपदस्थ किया। इस दौर को भी हमको गहराई से समझना पड़ेगा। मूल सवाल यह नहीं है कि हम इतिहास को कैसे देख रहे हैं। मेरी नजर में मूल सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, स्वतंत्र गृह नीति और स्वतंत्र आर्थिक नीति बनाने का कोई अधिकार दुनिया उनको देने जा रही है या नहीं देने जा रही है। अभी G7 की बैठक में, जिसमें नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे और अमेरिका के बाइडेन, फ्रांस के मैक्रो और तमाम G7 के सदस्य थे। उसमें 9 सदस्य होते हैं, G7 कहा जाता है, 11 सदस्य होते हैं। उन लोगों ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी को दुनिया में विस्तारित करने का एक घोषणा पत्र जारी किया था इसी साल जून में। उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का और लोकतंत्र का इन देशों में क्या हश्र है, ये हम सब देख रहे हैं और जानते हैं। अभी पेगासस ने तो सबको एक्सपोज करके रख दिया। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान में तालिबान एक बहुत ही फंडामेंटलिस्ट पार्टी है और उसके पास जो नजरिया है वो अपने जो वार लॉर्ड्स हैं उनके कारण बनता है। तालिबान भी कोई एक यूनिटी नहीं, तालिबान भी जो बना है वो एक तरह से क्या बोलिएगा गठबंधन है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग वार लॉर्ड्स शामिल हैं और वो वार लॉर्ड्स ही तय कर रहे हैं कि हम कैसा बनाएंगे। इसमें स्त्रियों की आजादी का क्या होगा, इसमें लोकतंत्र का क्या होगा, इसमें फिर से जो शिक्षा का अधिकार है, वहां लोग जो पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, खेल कूद के क्षेत्र में महिलाएं आगे आएंगी या नहीं आएंगी, महिलाओं को दफ्तर जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये सारे सवाल बहुत ही संजीदा है और इसको लेकर अफगान के लोग डरे हुए हैं। जो आम अफगानी नागरिक है वो बेहद डरा हुआ है। वो न तो तालिबान है और न ही वो अमेरिका है और न ही वो भारत है और न ही वो चीन है, न ही वो रूस है, वो अफगानी है।
और अफगानी अपनी आजादी और अपने अधिकार के लिए इस समय सबसे ज्यादा सजग होकर दुनिया को आशा भरी निगाह से देख रहा है, लेकिन दुनिया से कोई मदद कहीं से नहीं जा रही। भारत हो, चीन हो, रूस हो, इस समय जो वहां सबसे ज्यादा सक्रिय लोग होने की कोशिश कर रहे हैं, इनके अपने आर्थिक हित उस देशों से जुड़े हुए हैं। भारत ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा अभी इन्वेस्ट किया है पिछले 10 सालों में वहां। चीन वहां रोड एंड बेल्ट परियोजना बना रहा है, जिसमें वो एक बड़ी भूमिका है ताकि उधर सेंट्रल एशिया में के देशों को वो जोड़ सके। इसी ढंग से रूस की भूमिका ये है कि वो फिर से एक चौधराहट हासिल करना चाहता है पुतिन के नेतृत्व में, और वो अमेरिका को चुनौती देना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान किसी बड़े गृह युद्ध से बच पाएगा, या शांति वहां स्थापित हो पाएगी, या हिंसा खत्म होगी, या अफगानी लोगों को अपनी प्रगति और अपना भविष्य तय करने का अधिकार कोई देने जा रहा है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अफगानिस्तान का गृह युद्ध शायद दुनिया का सबसे भयावह गृह युद्ध होने की स्थिति में खड़ा है। ऐसी स्थिति में दुनिया की वो ताकतें जिनको लोकतंत्र में यकीन है, जो आगे देखती हैं, जो इतिहास में पीछे जड़ चीजों को नहीं देखती हैं, या पुरातन मूल्यों को लेकर वो भविष्य का निर्माण नहीं करना चाहती हैं, उसको वो आधुनिक बनाना चाहती हैं, उनकी एक बड़ी भूमिका बनती है कि एक वैश्विक दबाव बनाया जाए ताकि अफगान के लोगों को एक आत्मनिर्णय का अधिकार मिले, और उस निर्णय के तहत वहां लोकतंत्र कैसे बहाल हो इसकी हो। यह तो तय है कि अशरफ गनी की सरकार जाएगी। तालिबान को क्योंकि 85% अफगानिस्तान पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, और जैसे ही अभी कुछ दिनों में अमेरिकी सेना पूरी तरह वापस जाएगी, वो खुला वार करेंगे, और उनकी ताकत इतनी बन गई है कि अफगान की जो अभी सरकार की अशरफ गनी की सेना है वो मुकाबला नहीं कर सकती। अशरफ गनी की चिंता ये है कि वो उन्होंने उनके पीछे जो दुनिया की ताकतें माने आर्थिक ताकतें लगी हुई हैं, वो उनको टिकाए रखना चाहती है। ये वही आर्थिक ताकतें हैं जो सारी दुनिया के छोटे देशों के संसाधनों पर कब्जा जमाने के लिए इस ढंग के पपेट सरकारों को बनाती। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये एक पपेट हुकूमत रही है। इसने कोई स्वतंत्र ढंग से लोकतंत्र के विकास में अफगानिस्तान में मेरी नजर में पिछले 10 सालों में 12 सालों में कोई बड़ी पहल नहीं की है। जब हमीद करजई थे तब भी नहीं हुई, और जब से अशरफ गनी आए हैं तब से भी नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों पर दायित्व ज्यादा बनता है जो दुनिया में एक वैश्विक शांति का सपना देखते हैं, या जो दुनिया में एक ऐसी दुनिया की परिकल्पना करते हैं जहां गृह युद्ध नहीं हो और देशों को उनकी संस्कृति के अनुरूप, उनके अपनी पिता के अनुरूप आगे बढ़ने का मौका मिले, जिसकी संभावना अफगानिस्तान में कम नजर आ रही है। पाकिस्तान के तालिबान की अपनी समस्याएं हैं। देखिए, तालिबान 2 तरह का है, एक जिसको हम TTP बोलते हैं माने तालिबान ऑफ पाकिस्तान, और एक TTA है जो तालिबान अफगानिस्तान है। इस दोनों में भी बहुत टकराव की स्थिति है। इसको भी देखना चाहिए कि यह टकराव है जो पख्तूनवा वाला एरिया है, जहाँ के अब्दुल गफ्फार खान साहब थे, सॉरी रामशरण जी, वो अफगानी नहीं थे, वो पाकिस्तान के पख्तूनवा वाले इलाके का, जिसको आजकल PK बोलते हैं, पश्तून एरिया के थे। तो वहां पर अभी एक संकट यह है कि बलूचों का अपना विद्रोह वहां चल रहा है, पख्तून लोगों का अपनी डिमांड है, और पाकिस्तान का वो जो पूरा स्वात वाली घाटी है, क्वेटा वाली घाटी है, उसमें जिस ढंग के प्राकृतिक संसाधन हैं, इस पर भी दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं। इसको भी समझने की जरूरत है। एशिया की शांति के लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान में भी शांति हो, पाकिस्तान में भी शांति हो, और ये जो एक सर उठाकर खड़ा है ISI का संकट, IIS का संकट, जो अभी शायद आने वाले दिनों में तालिबान से भी उसका रिश्ता जुड़ सकता है, वैसी स्थिति में भारत हो, चीन हो, रूस हो, उसकी चेचनिया प्रदेश है, या जो सेंट्रल एशिया के 5-6 देश हैं, इनकी बड़ी दिक्कत होने वाली है। ऐसी स्थिति में अमेरिका की समस्या ठीक वही है कि अमेरिका आर्थिक रूप से अपनी जर्जरता को छुपा रहा है, क्योंकि उसने जितने रुपये खर्च किए उस हिसाब से अफगानिस्तान से उसको गेन हासिल नहीं हुआ। अमेरिका न तो कोई शांति प्रिय देश है, उसने दुनिया में जितने युद्ध थोपे हैं उतने युद्ध तो शायद किसी ने नहीं थोपे हैं। और अमेरिका अफगानिस्तान में अभी आया था तो
ये था कि उसको अफगानिस्तान के सहारे पूरे एशिया पर एक कब्जा कर सकेगा, जो उसका सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान ने उसका मुकाबला किया। तालिबान कोई प्रोग्रेसिव नहीं है और उसके अपने जो तौर तरीके हैं, अभी वो बहुत थोड़ा उदार दिख रहा है, लेकिन उसकी उदारता देर तक नहीं रहेगी। वो अंततः अफगानी जनता के लिए बहुत तबाही का कारक बनने जा रहा है। मेरी चिंता यह है कि दुनिया का क्या होगा, ये दुनिया निपट लेगी, लेकिन अफगानी जनता का क्या होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसको हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए और देखना चाहिए, और दुनिया के लोकतंत्रवादियों को इसमें बड़े पैमाने पर दुनिया में दबाव पैदा करना चाहिए। जो अब तक बात आई है उससे एक बात साफ होती कि जो स्थिति बनने वाली है वो पूरे इलाके के लिए, आसपास के इलाके के लिए कठिन स्थिति, तुलनात्मक रूप से कठिन स्थिति बनने वाली है, जटिल स्थिति बनने वाली है। और अमेरिका का हटना दरअसल हटना है कि नहीं है, ये भी एक प्रश्न बना। मूल प्रश्न जो आया है या मूल चुनौती जो हम सबके सामने है, जिसको अभी तक कोई उसको संबोधित नहीं कर पा रहा है, कि अफगानी जनता के हाथ में सत्ता रहे, अफगानी जनता के मन से, अफगानी जनता के मत से सरकार चुनी जाए, वो या बाहरी शक्तियों से नियंत्रित सरकार भी नहीं हो, और जो आतंक के बल पर, गिरोह के बल पर शासन करना चाहते हैं, हथियार के बल पर शासन करना चाहते हैं अफगान के गिरोह, कबीले, उनका भी शासन नहीं हो। तो इस दिशा में लोकतांत्रिक ताकतें, खासकर हमारी जैसी ताकतें, क्या क्या स्लोगन उठा सकती हैं, क्या क्या मांग उठा सकती हैं, इस संदर्भ में हमको मांगों को, विश्लेषण को चिन्हित करने की जरूरत। अफगानिस्तान काफी उठा पटक के दौर से एक पुराना फोटो 1950 के पहले का दिखता है, जिसमें अफगानिस्तान में ईरान की जो पहले, खुमैनी के पहले की स्थिति जो खुलेआम और आधुनिक समाज की थी, उस तरह की स्थिति थी। तो इसको, इससे कैसे बचाएं, जो भटकाव आ रहा है, और जो चिंताएं, अपनी आर्थिक चिंताएं हैं, उसकी जगह पर पूरी दुनिया के स्तर पर ऐसे जो मामले हैं, अफगानिस्तान जैसे जो क्षेत्र बनते हैं, जो पूरे दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों की होड़ के छिना झपटी के क्षेत्र बनते हैं, उनको कैसे मुक्त किया जाए, ये प्रश्न बना हुआ है। उस दिशा में हमको आगे कुछ सोचने की जरूरत बनेगी। और तालिबान हमारे कश्मीर से कहने की से ज्यादा अच्छा है कि कश्मीर पर भी एक नए किस्म का संकट बनने वाला है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद दोनों तरफ के जो कश्मीर हैं, उनके जनता पर भी, उनके जनता की सहज जो स्थितियां हैं, उस पर पहले के मुकाबले ज्यादा अतिक्रमण, हस्तक्षेप होने वाला है। ये सारी चुनौतियां हैं। इनसे हम कैसे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा सकते हैं, ये हमारे लिए सोचने का विषय है।